Good morning, friend. We are discussing about the revision through MCQ question of the 19th May 2022. Let's see the first question. First question आपसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है। प्रोहिबिशन और लिमिटेशन प्रोविजन रिलेटिंग टू द इन ऑर्डिनरी लॉ, जो प्रोहिबिशन या फिर लिमिटेशन प्रोविजंस है ऑर्डिनरी लॉ में, उसके बारे में है बेसिकली। एंड इसमें रेफरेंस जो लिया गया है आर्टिकल 142 का लिया गया है। आपसे पूछा जाए इसका मतलब क्या है, ये ऑलरेडी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाती है। यहाँ पे इन्होंने सोर्स अगर मेंशन किया होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी का। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। देखो कुछ नहीं है, वो आर्टिकल 142 में कुछ प्रोविजंस का मेंशन किया गया है, कुछ प्रोहिबिशन, कुछ लिमिटेशन, कुछ प्रोविजन कंटेन ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन द कॉन्स्टिट्यूशन पावर अंडर आर्टिकल 142। तो ये आपको बताना है किससे रिलेटेड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पावर आर्टिकल 142 में किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जा रहा है। द डिसीजन टेकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। मान लीजिए इलेक्शन कमीशन है, उसकी कोई भी ड्यूटी जो है कि कहीं पे भी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जो है जब वो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ये पूछा जा रहा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंसिडर्ड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है, मान लिया जाए कि पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बनाया है, उसके बाउंडेशन में हो के उसको फैसला ज़रूरी नहीं है करेगा, इससे बाहर भी जाके कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, ये अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बनाया गया है, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, इससे बाहर जाके भी फैसला दे सकता है, ताकि कंप्लीट जस्टिस हो सके। आर्टिकल 142 में मेंशन किया गया। तो ये बिल्कुल सही है और ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी के द्वारा। और वैसे भी आप याद रखना 124 से लेकर 148 तक हमारे सुप्रीम कोर्ट जो चैप्टर 5 में आता है, पार्ट 5 में और चैप्टर भी आपका 5 ही है, चैप्टर 5 में इसका मेंशन किया गया है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला जो है वैसे आप देख सकते हैं, लेट्स सी आर्टिकल 142 के ऊपर ही जिक्र कर लेते हैं। देखो, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ इन्वोक्ड इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस। किस चीज़ के लिए किया जा सकता है? कंप्लीट जस्टिस। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, क्या है? कंप्लीट जस्टिस। क्या है? कंप्लीट जस्टिस। राइट, ओके। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्डर द रिलीज ऑफ द एजी परवेलिव इन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ राजीव गांधी असैसिनेशन केस। तो ये कुछ केस था। लेट्स सी आर्टिकल 142 क्या बोलते हैं? द सुप्रीम कोर्ट इज इन द एक्सरसाइज ऑफ जुडिशरी में पास सच अ डिग्री और मेक सच ऑर्डर एज इज नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। मतलब ये पेंडिंग है कोई केस या फिर इसके सामने कोई केस है। एंड एनी डिग्री सो पास्ड, या फिर कोई भी डिग्री जो पास किया जा चुका है, किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा, सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा। और ऑर्डर सो मेड शैल बी इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और जो इसकी जो वाणी होगी या फिर जो इनके द्वारा प्रोक्लेमेशन होगा, पूरे इंडिया के अंदर लागू किया जाएगा। इन सच अ मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्डर एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। और उसी तरीके से, जिस तरीके से जो आपका पार्लियामेंट है वो लॉ बनाएगा। राइट, ओके। क्या हो गया इसको? Until provision in that behalf is so made in such a manner the president may be order prescribed. Let's see the next question. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का पहली स्टेटमेंट तो वही है। लेट्स सी, ओके। Consider the following statement. The power of the president to pardon extend in case where the punishment or sentence is by court martial, but Article 162 does not provide any such power to the governor. See, यहाँ पे कुछ नहीं पूछा गया है बच्चों। ये जो है पहले भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन है, जो प्रेसिडेंट है वो पार्डन कर सकते हैं। क्या पार्डन कर सकता है? पनिशमेंट। कौन सी पनिशमेंट है? जो कोर्ट मार्शल की है, बिल्कुल। लेकिन आर्टिकल 162 जो है ऐसी पावर गवर्नर को नहीं देता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। कोर्ट मार्शल और पार्डन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है पार्डन। लेकिन क्या पार्डन नहीं कर सकता है? अगर किसी को पनिशमेंट दी गई है डेथ सेंटेंस की, तो ये पार्डन गवर्नर के हाथ में ये पावर नहीं है। राइट, सेकंड पे चलते, द गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन पार्डन प्रिजनर्स, बिल्कुल, इवन बिफोर दे हैव सर्वड अ मिनिमम 14 ईयर ऑफ प्रिजन सेंटेंस। तो यस, ये इसके पास ये पावर है। मैंने कहा ना, सिर्फ डेथ सेंटेंस को छोड़ के ये पार्डन नहीं कर सकता। और पार्डन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल, यू आर एब्सोल्ड, मतलब आपने जो गुनाह किया था, आपको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आपको उस नाम से, उस टैग के साथ नहीं बुलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर मर्डर, आपने मर्डर किया, आपको पार्डन मिल गया, आपको बिल्कुल मतलब क्या कहते हैं, माफ़ी मिल गई, आपने उसका पश्चाताप किया, माफ़ी मिल गई। वट इज़ इट? इट इज़ नथिंग बट अ पार्डन। मतलब आपको अब उसके लिए ना तो अगेन सज़ा होगी, ठीक है, और अब आप उसको उस टैग के साथ जीना नहीं पड़ेगा। बेसिकली पार्डन का मतलब ये है, समाधान दे देना। द पावर द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट अ पार्डन एक्सटेंड इन केस द पनिशमेंट सेंटेंस और मार्च आउट मार्शल। आर्टिकल 162 ये पावर गवर्नर को नहीं देता है। द प्रेसिडेंट कैन पार्डन इन ऑल केस वेयर द सेंटेंस गिवन इन सेंटेंस डेथ पार्डनिंग गवर्नर डज नॉट डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता। ये दिखाने की कोशिश की, बाकी आप देख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
RIDF मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? जहाँ पे आप फास्टैग में इसका यूज़ किया जाता है, बिल्कुल। और जहाँ पर आप लाइब्रेरी में जाते होगे, जो वो स्कैनिंग करता है, वहाँ पे भी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का टेक्निक का यूज़ किया जाता है। मतलब ये बहुत नियर फील्ड में इसको हम यूज़ करते हैं, राइट। पहला स्टेटमेंट, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ टैग्स एंड रीडर। सेकंड, एक्टिव RIDF यूज देयर ओन पावर सोर्स, वाइल पैसिव RIFD है या RFID है, वो जो है रेडियो फ्रीक्वेंसी को जो एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम RFID रीडर या एंटीना से जो पास होती है उसको यूज़ करता है। कुछ नहीं है बच्चों, एक बताने की कोशिश की गई एक्टिव क्या होते हैं और पैसिव क्या होते हैं। एक्टिव में वो होता है कि जो अपनी रेडियो फ्रीक्वेंसी का खुद ही यूज़ करे। पैसिव में क्या होता है? पैसिव में क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड कहाँ गया? पैसिव में जो है दूसरे से RIFD एंटीना वगैरह को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेट्स सी दैट। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल। और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है एक वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम है, यस, जिससे कि वाईफाई होता है उसी तरीके से होता है। और वाईफाई से मैंने आपको कुछ याद करा रखा है, बिल्कुल करा रखा है, वर्ल्ड वाइड फंड और IUCN के द्वारा क्या बनाया गया था? साइट्स। शायद ट्रैफिक की हमने नहीं, साइट्स नहीं था, साइट्स ही था। तो साइट्स को हमने इससे याद कर रखा है ना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इट इज वायरलेस ट्रैकिंग सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ टैग्स एंड रीडर। बाकी आप देख लें व्हाट इज RIFD क्या होता है। RIFD यूज देयर ओन पावर सोर्स, मोस्टली बेस्टलीज। एक्टिव टैग्स कैन giving information every few seconds like beacons, or they can get activated when our reader is in proximity. Passive RFID on the other hand are activated through the reader using the electromagnetic energy is transmitted. Let's see the next question. कुछ नहीं है, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के ऊपर में आपको बताना है कौन सा रॉ मटेरियल इसमें यूज़ किया जा सकता है। सी इसमें जो है अब तो इसमें थोड़ा सा चेंज हो चुका है, बट ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो वहाँ से लिया गया। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ नहीं, थर्ड नहीं है तो ग्राउंड नट सीड नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, होर्स ग्राम नहीं है, फिफ्थ है, बिल्कुल है, रोटन पोटैटोज, शुगर बीट, डैमेज व्हीट ग्रेन एंड कसावा, ये इसको यूज़ करते हैं। लेकिन हॉर्स ब्रेन या फिर ग्राउंड नट सीड्स को हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसा कि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों। तो लेट्स सी फ्रॉम द पॉलिसी, द स्कोप ऑफ द पॉलिसी encompasses category the fuel as biofuel that can be used as transportation fuel in a stationary application, for example bioethanol. Ethanol produced from the biomass such as sugar containing material like sugar cane, sugar beet, sweet sorghum, etc. Starch containing material such as corn, cassava, rotten potato, alga, etc. and cellulosic material such as बगासे। बगासे शायद मैंने बताया था, बगासे क्या होता है। मान लीजिए आपका ये गन्ना है ना, गन्ने के जो ये पत्ते से लगे होते हैं इसको हम बगासे बोलते हैं ना। लेकिन मान लीजिए अगर आपने देखा हो अगर ये गन्ना है, ठीक है, अब इसके ये जो बगासे है उसको उतार दिया गया है, ओके, और इसको हमने मिल में भेज दी। कहाँ पे मिल में भेजा? जहाँ पे या तो चीनी बनेगी या फिर जूस बनेगा। और जो जूस बनता है तो आपने वाइट देखा है, वो होता है आपको मोलासेस, और वो आपको यूज़ किया जाता है इथेनॉल वगैरह बनाने के लिए, राइट। बहुत ज़्यादा इथेनॉल बन सकता है बेसिकली उससे। बगासे, वुड वेस्ट, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रेसिड्यू और अदर रिन्यूएबल सोर्स लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट। बायोडीजल, मिथाइल और इथाइल, ये आपको देख रहे हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनजीटी के बारे में है। एनजीटी जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से इसको सेटअप किया गया। एनजीटी ट्रिब्यूनल वाज सेटअप अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि इसका खुद का एक्ट है, मेरे हिसाब से ये गलत है ना। The NGT has not been vested with the power to hear any matter relating to the Wildlife Protection Act of and the Forest Conservation Act of 1980। मतलब NGT के पास हैज़ नॉट पावर, इसके पास ये पावर नहीं है क्या कि वो कोई भी मैटर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में और फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980 में जो होता है उसके फैसले नहीं सुन सकता है। तो ये सही है, आधी ये स्टेटमेंट सही है लेकिन आधी गलत है। इसके मैं बताऊंगी। देखो पहली तो बिल्कुल गलत है क्योंकि NGT जो है 11th 5 ईयर प्लान के दौरान 2010 में इसको गठन किया गया था। ये एक टाइप से ट्रिब्यूनल है, इसकी जो पावर है इक्विवेलेंट है हाई कोर्ट के, और एक स्टैट्यूटरी ट्रिब्यूनल है बेसिकली। और ट्रिब्यूनल का जिक्र अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के देखें तो पार्ट 14A में हमें मिलता है ना। वहाँ पे 2 टाइप के ट्रिब्यूनल है, एक तो एक टाइप का, एक बी टाइप का। बी टाइप को जो है स्टेट भी बना सकती है, ए टाइप में जो सेंटर ही बनाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस के लिए बनाता है, ठीक है। बात ये नहीं है, बात ये है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के ना होते NGT एक्ट ऑफ 2010 के हिसाब से गवर्न किया जाता है। सेकंड देखते हैं। वैसे अगर हम देखें तो मैंने बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980 सही है, आधा सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ना ये वर्ड गलत लिख दिया, हैज़ नॉट इन्वेस्टेड विद पावर टू हियर एनी मैटर, ये गलत है। कुछ मैटर है भाई, बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट ओवरलैप होती रहती है, तो ओवरलैप केसेस यहाँ पे सुना जा सकता है, वैसे सच नहीं सुना जा सकता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, और वैसे भी आप याद रखना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है अभी प्रोहिबिटेड है,
और ये इसकी शॉर्टकमिंग में गिना जाता है। 18 NGT एक्ट 2010 में इसको बनाएगा। इसका मेन एम था इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल केस को है प्रोटेक्शन से रिलेटेड। द ट्रिब्यूनल जो है कोई भी बाउंड नहीं है, किससे बाउंड नहीं है, प्रोसीजर ले डाउन अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल कोड ऑफ 1980 बट विल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, राइट। आगे बढ़ते हैं। NGT is mandated to make a disposal of application or appeal finally within a 6 month or filing the same. With the establishment of the NGT, India become the third country, क्या बन गया, थर्ड कंट्री in the world to set up a specialized environmental tribunal only after Australia and New Zealand। मतलब हम थर्ड कंट्री थे किसके बाद, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद, कि हम इस टाइप के ट्रिब्यूनल को बना पाए। NGT डील करता है किस किस केस से, याद रखना, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट 1974, वाटर एक्सेस एक्ट ऑफ 1977, फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980, the Air Prevention Act of 1981, Environmental Protection of 1986, Public Liability Insurance of 1991 and Biological Diversity of 2000। लेकिन किससे नहीं है, एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ 1927, सॉरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ 1972 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 से जो है ये वादित नहीं है। आई थिंक ठीक है बच्चों, ये 1980 वाला भी सही है, इस वजह से वो गलत हुआ है, अदरवाइज तो वो स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन यहाँ पे कैसे याद रखोगे, एक याद रख लिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ 1972, है ना। अब फॉरेस्ट एक्ट कई सारे हैं, जैसे फॉरेस्ट एक्ट आपका 2006 का भी है ना, 1980 का भी है जो अभी हमने बात की, इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, सॉरी। एंड 1988 की पॉलिसी भी है फॉरेस्ट के एक्ट की, है ना। 1952 का भी एक एक्ट है आपका फॉरेस्ट से रिलेटेड, और एक 1927 तो है। ये कई सारे कैसे याद रखोगे, देखो कुछ नहीं याद रखने की। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 याद रखें, ठीक है। अब क्या किया, 19 इसको उल्टा कर दिया 27, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके केस कोई भी मैटर है तो वो नहीं रह सकता कौन, NGT। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम रियली सॉरी कि मैंने थोड़ा गलत बताया, क्योंकि मुझे लगा कि यही होगा, मैं खुद कन्फ्यूजन थी, तो अब आप पे शायद कन्फ्यूज नहीं होगा। और जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोबारा इसको रिपीट करा दूँगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कमीशन हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एज ऑटोनोमस ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आई अगेन रिपीट, जो कमीशन है एस्टेब्लिश किया गया है एज अ ऑटोनोमस है गवर्नमेंट एंड नॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन सही बात है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी ना होके बल्कि एक ऑटोनमस जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको नहीं बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। इट रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग ऑन ईदर द कोर्ट नॉट द गवर्नमेंट, समझ में नहीं। इसकी रिकमेंडेशन जो है ना तो कोर्ट पे बाइंडिंग है और ना ही गवर्नमेंट पे बाइंडिंग, बिल्कुल सही बात है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन राइट लेटर टू NHRC टू कंप्लेन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो यस, ये तो होना ही चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की तो स्टेटमेंट सही है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन, यू नो वेरी वेल, बाकी आप देख लेना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसको 1993 में लेकर आया गया था। पहली बात तो इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू लेकर आया, सितंबर का महीना था, और उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, चलिए आपको बताएं। विद रेफरेंस टू द बायोडाइवर्सिटी, इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, ओलाई बार्ब, फिलामेंट बार्ब, हिगफिन बार्ब एंड कार्नेटिक बार्ब, कार्प है। तो आपको बताना ये क्या है, बेसिकली जो फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज है। विद रेफरेंस टू द इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, ओलाई बार्ब, फिलामेंट बार्ब, हिगफिन बार्ब एंड कार्नेटिक कार्प, ये क्या है, एक टाइप से फ्रेश वाटर फिश है। एक बात और, 21 नवंबर को हम फिशरी डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ओके। अब की बार जो मीटिंग हुई थी, एक पूरा सिंपोजियम टाइप से ऑर्गेनाइज किया गया था भुवनेश्वर में। कहाँ पे, भुवनेश्वर में। वहाँ पे जो है, जो हमारी कंट्री है, जो तेलंगाना है, इनलैंड फिशेज़ में सबसे आगे निकली है। मतलब ये है, उसको इनलैंड फिश का सस्टेनेबल यूज़ के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है, इनलैंड फिशेज़ के लिए, क्योंकि इसने सस्टेनेबल तरीके से फिशिंग किया, सबसे ज़्यादा किया। और उसके बाद आंध्र प्रदेश है, जो ऑफशोर मतलब आपकी जो ये होती है ना कि ओशन से जो फिश पकड़ी जाती है, तो उसमें टॉप किया, राइट। नॉट द बिग डील आपको ये याद रखना है। एक तो 21 नवंबर याद रखिए, राइट, ओके। और हाँ, अगर हम देखें हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और नेट एक्सपोर्टर रहे हम 1991 से, ये भी आप याद रख लेना। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक बात और है कि हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले बासमती राइस, जस्ट अ सेकंड, बासमती राइस है ना, बासमती राइस। दूसरा हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो मैरीन प्रोडक्ट, क्या है, मैरीन प्रोडक्ट है। हमारा कितना शेयर है, 16%। कितने नंबर पे है, सेकंड नंबर। फर्स्ट पे कौन है, चाइना है। और अभी शायद अभी WTO की मीटिंग हुई है, कल की ही न्यूज़ है। WTO जो है ओवर फिशिंग के लिए जो है एक उसमें प्रस्तावना पास किया गया है। देखते हैं उसका क्या रिजल्ट निकल के आता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अभी तक जो है, जब मतलब FOA के हिसाब से हम माने तो 34% ओवर फिशिंग की जाती है। ओवर फिशिंग का मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंट है उसका ध्यान न रखते हुए, बल्कि सारी की सारी फिशेज को वहाँ से हम निकाल देते हैं। लेट्स सी विद रेफरेंस टू बायोडाइवर्सिटी, तो ये आपको याद रखना, फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज है, राइट। अच्छा हाँ, मैं बता रही मैरीन प्रोडक्ट है ना, मैरीन प्रोडक्ट में हम क्या खाते हैं, तो याद रखिएगा प्रान आपने सुना होगा, मुझे नहीं पता क्या होता है, PRAN प्रान, और क्रैब, राइट। फ्रेश वाटर स्पीसीज जो है यूज टू वाइडली इन द इडियामा डैम,
भाई साहब, कोल फील्ड इन थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला हाउ वेरी इनडिस्क्रिमिनेट फिशिंग एंड चेंज इन हैबिटेट कंडीशन। ये जो आपकी स्पीसीज है वो कम होती जा रही होगी। कंजर्वेशन मेजर जो है टेकन लिए गए हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में, इंडिया हाई रेंज लैंडस्केप प्रोजेक्ट। दिस प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2020 एंड इट एम टू एक्वाकल्चर को हम जो है आदिवासी के अंदर टू टेक अप फार्मिंग टू दो अदीज फोटोफर, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आदिवासी को यहाँ पर रोजगार मिल जाएगा, उनके खाने की पूर्ति हो जाएगी जो वहाँ पे स्पीसीज या फिर ट्राइब रहती है। आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन लुम्बिनी के बारे में। लुम्बिनी आप जानते हैं, लुम्बिनी वो जगह थी जहाँ पे गौतम बुद्धा क्या हुआ था, जन्म हुआ था, है ना। ये कहाँ पे मिलता है, रूमनदई एक्सप्रेशन, रूमनदई जो आपका क्या था इंस्क्रिप्शन था, किसके द्वारा किया गया था, तो ये अशोका के द्वारा। ये एक प्रमाणित है कि लुम्बिनी में ही, कहाँ पे लुम्बिनी, नेपाल के अंदर जन्म हुआ था किसका, गौतम बुद्धा का, ठीक है। ये फिर बाद में आपके बोध गया आते हैं, श्रावस्ती आते हैं, सारनाथ आते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि 4 स्टेट जो है इनके साथ डायरेक्टली रिलेटेड है लुम्बिनी, मतलब लुम्बिनी 16 महाजनपद में जो 4 जनपद है वो बिल्कुल डायरेक्टली लोकेटेड है, रिलेटेड है। कोसाला है ना, कोसाला था और वज्जी था, मैंने बताया था ये दरभंगा वाला रीजन है, और वितास्ता था, चलो वैशाली था। तो चलो मैं बाद में बताती हूँ इसके बारे में थोड़ा। एक कोसाला और एक तो बिल्कुल ही याद था मेरे को, पर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट ठीक है जब दोबारा क्वेश्चन आएगा दोबारा से। वैसे मुझे रिपीटेशन कराना है उन क्वेश्चन का, क्योंकि 18 से नहीं 12 to 18 ये आपके 6 दिन के अभी रहते हैं ना। ये आज हम 19 का तारीख का करें ना, क्योंकि कल संडे था, है ना। तो मुझे ये रिपीट, मैंने देखो वीडियो बना रखी है, बस इनको एक बार दोबारा से अपलोड करना है। विद रेफरेंस टू द अबाउट लुम्बिनी, इट इज बिलीव टू बी द बर्थ प्लेस ऑफ द शाक्य प्रिंस। यस, बिल्कुल शाक्य थे। उनकी माता का नाम वो भी पूछा जाता है कोलियान वंश से वो बिलोंग क्या करती थी। इट डिस्क्राइब इन बुद्धिस्ट लिटरेचर एज प्रादिमोक्षावन, क्या इसको सिन फ्री फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। एंड ये जो है इट इज़ बिल्ट बाय द रानी रूपादेई और रुमनदेई इन मेमोरी ऑफ हर हस्बैंड अंजना ऑफ द कोलियान क्लैन। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, क्योंकि इस प्लेस को किसके नाम से जाना जाता है, प्रादिमोक्षा, किसके नाम से, प्रादिमोक्ष वन के बारे में, ठीक है। अब पहला सही है, शाक्य प्रिंस है, और ये भी सही है, लेकिन रुमनदेई ये रूपादेई ये गलत है। क्यों, मैं बताती हूँ, क्योंकि शायद ये अशोका के द्वारा ही इंस्टॉल किया गया था। लेट्स सी, लुम्बिनी इज लोकेटेड इन द रूपादेई डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नेपाल, लुम्बिनी प्रोविंस। इट बिलीव टू द बर्थ प्लेस ऑफ शाक्य प्रिंस सिद्धार्थ गौतम। इट इज डिस्क्राइब्ड इन बुद्धिस्ट लिटरेचर एज द प्रादिमोक्षा वन। इट वॉज बिल्ट बाय अंजना किंग ऑफ कोलियान क्लैन फॉर हिज क्वीन रूपादेई और रुमनदेई, मतलब जो इनकी वहाँ की क्वीन हुआ करती है ना, उसके लिए ये बनाया गया था। कौन सा, रुमनदेई, या फिर उनका नाम था रुमनदेई या फिर रूपा देवी, ठीक है। किसके द्वारा बनवाया, तो अंजना किंग ऑफ कोलियान क्लैन, अंजना के द्वारा इसको बनवाया गया था। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर लुम्बिनी वाज लोकेटेड ऑन द एंशिएंट ट्रेड रूट पासिंग थ्रू द कपिल वस्तु। टुडे लोकेशन इज अनसर्टेन। कुशीनगर प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगिरी इन टुडेज बिहार, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वुड डिस्पैच के बारे में बच्चों, ग्रांट इन एड यहाँ पे पहली बार दिया गया था। कब आया था पहली बार, तो याद देखिए 1984 में आया था। 1954 में, मतलब आपके उस वक्त डलहौजी साहब थे, है ना। ग्रांट इन एड दिया गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वाज रिकमेंड, यस 1957 में। फिर आपकी कलकत्ता वगैरह यूनिवर्सिटी बनती है, कलकत्ता बॉम्बे यूनिवर्सिटी 1957 में ही बनती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड। तो यस, शायद से फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, देखते कौन सा सही है। तो ये यहाँ पे सही है, थर्ड शायद गलत है। यस, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। देखो कैसे याद रखो, कौन कौन से कमीशन अभी तक आ चुके हैं। सबसे पहले आया था आपका 1835 में, फिर 1854 में आता है, और यहाँ पे अच्छे अच्छे रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। लेकिन पूरे हर एक लेवल पे नहीं कहा था, यूनिवर्सिटी लेवल पे इंग्लिश को कंपलसरी कहा गया था, और 5 साल के बच्चों को या फिर 5th क्लास तक के लिए जो है जो हमारी सिंपल लैंग्वेज है, मतलब वर्नाकुलर लैंग्वेज, उसमें पढ़ाने की बात की गई थी। खैर, ग्रांट इन एड दिया गया था, यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन किया गया था, इंग्लिश एज मीडियम, ये गलत हो जाएगा। लेट्स सी इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वुड डिस्पैच जो कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है। एनी एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज सेट टू एवरी प्रोविंस, मतलब हर एक प्रोविंस में को एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑन द मॉडल ऑफ द लंदन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की जाएगी, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास बाद में ये की भी गई थी। एट इज वन गवर्नमेंट स्कूल टू बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। एफिलेटेड प्राइवेट स्कूल शुड बी गिवन ग्रांट इन एड, मतलब जो आपकी प्राइवेट
स्टेट कॉलेज अगर बन रहे हैं तो उसको ग्रांट देना। द इंडियन नेवी शुड बी गिवन ट्रेनिंग इन देयर मदर टंग ऑल्सो इन अकॉर्डेंस विद द वुड डिस्पैच। एजुकेशन डिपार्टमेंट वर एस्टेब्लिश बाय इन एवरी प्रोविंसेस एंड यूनिवर्सिटी वर ओपन इन कलकत्ता। बॉम्बे एंड मद्रास जो है 1857 में मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी बनाए गए। लेटर मोर यूनिवर्सिटी जो है ऐड की गई 1980 में, और ऑलरेडी यूपीएससी का 2018 का एक क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइन। तो ये नॉन क्यों भाई इन इंडिया, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइन। आई थिंक गलत होना चाहिए, क्योंकि है बिल्कुल बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे ऑक्शन कर सकते हैं, जहाँ पे माइनर मिनरल की बात की जाती है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की पावर आ जाती है ना। जिस तरीके से मेजर पोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, उसी तरीके से माइनर पोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में है। उसी तरीके से जो आपके मेजर मिनरल है वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, और जो स्मॉल मिनरल है वो आपके कहाँ पे माइनर मिनरल है वो आपके लिख दे रही हूँ। माइनर मिनरल जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइन, ये गलत है क्योंकि यहीं पे ही गोल्ड माइन पाई गई। इवन अभी जो रिपोर्ट आई है जो बिहार है वहाँ पे गोल्ड सबसे ज़्यादा पाने की कोशिश की गई है, मतलब वहाँ पे है ऐसा। राजस्थान हैज़ आयरन ओर माइन, राजस्थान हैज़ आयरन ओर माइन, क्यों भाई बिल्कुल हो सकती है। थर्ड तो सही होगा, सिर्फ थर्ड ही यहाँ पे सही, यू कैन सी हियर इसका सोल्यूशन है। चलो मैं इसको एक बार पूछा जा चुका है तो इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ ले रहे हैं ना। As per the new mining law, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act of 2015, which came into effect from the January 2015, the non-coal mine have to auction by the respective state government। ठीक है, तो मतलब ये पावर 2015 के हिसाब से दी गई। झारखंड हैज़ बोथ alluvial and native gold। Alluvial gold is obtained from the sand of the Subarnrekha River, Sona Nadi in Singam district and the street draining the Sonapat Valley। Native gold is found near Lowa in Singam district of Jharkhand। आंध्र प्रदेश गोल्ड डिपॉजिट फाउंड इन द रामगिरी इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान आयरन ओल्ड डिपॉजिट आर फाउंड इन जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू, शिखर, भिलवाड़ा, अलवर, भरतपुर, दौसा एंड बंसवाड़ा। तो ये यहाँ पे पाई गई है, राइट। तो ये आपका 2018 का क्वेश्चन। बाय दिस वी एंड द सेशन हियर ओनली। ओके, थैंक यू सो मच। Good morning friend, we are discussing about the revision through MCQ question of the 20th May 2022. First question is related to the art and culture। पूरी जगन्नाथ टेम्पल के बारे में पूछा जा रहा है। इसके बारे में आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है कृष्ण का एक रूप है, उसकी पूजा होती है, उनके भाई बलराम की पूजा होती है और उनकी बहन सुभद्रा की पूजा होती है ना। और ये जो है जगन्नाथपुरी अगर हम सेंटर में माने उड़ीसा के, तो उड़ीसा तो बाद में बना है वैसे, तो इसके ईस्ट साइड में कोणार्क सन टेम्पल लाई करता है, जिसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। और पैगोडा का देश किसे कहा जाता है, तो म्यांमार को कहा जाता है। डेट नॉट द बिग डील। बिग डील ये है कि व्हाइट पैगोडा किसे कहा जाता है, तो जगन्नाथपुरी की यात्रा को। जगन्नाथपुरी की यात्रा जो है इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी जो पंजाब है उसने अपनी रथ यात्रा या फिर स्टेट फेस्टिवल इसको घोषित किया, किसको, जगन्नाथपुरी टेम्पल की इस यात्रा को। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शैविज्म। और याद रखना ये वैष्णव सेक्ट से है, मतलब जो विष्णु के भगवान का अवतार माना जाता है, कृष्ण का ही एक अवतार माना जाता है जिसमें इसकी पूजा की जाती है। और याद रखना ये गंगा डायनेस्टी के द्वारा बनवाए, कब बनवाया गया था, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल में से माना जाता है, 10th सेंचुरी BC में इसको बनवाया गया था, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं पहले। इट वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट शैविज्म, नहीं ये शैविज्म गलत है क्योंकि ये वैष्णवाइट है। इट्स मेन श्राइन वाज बिल्ड बाय अनंता वर्मन ऑफ द गंगा डायनेस्टी। 14 गलत है, 14 गंगा डायनेस्टी इन द 10th सेंचुरी, बिल्कुल सही बात है। तो सेकंड यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन अब भी थोड़ा जान लेते हैं। वैष्णव टेम्पल इज डेडिकेटेड टू जगन्नाथ फॉर्म ऑफ द श्री कृष्णपुरी इन उड़ीसा। ये टेम्पल जो है 12th सेंचुरी में किंग अनंता वर्मन 14 जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के पर्सन रिलेटिव हुआ करते थे उसके द्वारा बनवाया गया था, जिसमें सही पूछे तो यहाँ पे 12th सेंचुरी आएगा बच्चों, ठीक है। द पूरी टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स एनुअल रथ यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे तो अगला क्वेश्चन है बच्चों दैट इज रिलेटेड टू द किसके बारे में करेक्ट पूछा जा रहा है। इन इंडिया एन इंडिविजुअल अटेन द एज ऑफ द मेजोरिटी एट 18 एज पर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006। क्या मतलब, जो मैरिज के लिए 18 साल से ही आपको बताना है। करंटली द लॉ प्रेस्क्राइब दैट मिनिमम एज ऑफ मैरिज इज 21 एंड 18 ईयर फॉर मैन एंड वुमेन रिस्पेक्टिवली। यस, बिल्कुल सही बात है, बी तो बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है। मेच्योरिटी देखो दैट इज सब्जेक्टिव एक्चुअली एंड वी कैन नॉट मेजर इट एंड नाउ गवर्नमेंट भी नहीं डिसाइड कर सकती कौन मैच्योर है कौन इमैच्योर है। बहुत बार क्या होता है कि हम 30 के भी हो जाते हैं तब भी मैच्योर रहते हैं ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। करंटली द लॉ प्रिस्क्राइब द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज 21 एंड 18 किसके लिए, वुमेन के लिए। और इसके लिए ही कमेटी बिठाई गई थी जिसमें कोशिश की गई थी कि 21 साल जो है अभी एज बन जाएगी वुमेन एंड मैन दोनों के लिए। ये किसकी अध्यक्षता के अंदर बनाई गई थी,
ये थी जेटली कमेटी ना, दे बताएंगे अगर इसमें दे रखा होगा तो। करंटली लॉ प्रिस्क्राइब द मिनिमम एज ऑफ द मैरिज 21 18 ईयर फॉर मैन एंड वीमेन। मिनिमम एज ऑफ मैरिज इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एज ऑफ द मेजोरिटी विच इज जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, ठीक है। एन इंडिविजुअल अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी एट द एज 18 एज पर द इंडियन मेजोरिटी एक्ट ऑफ 1875। मेजोरिटी मतलब बड़ा हो जाना है तो 18 साल है, लेकिन ये इंडियन मेजोरिटी एक्ट ऑफ 1875 के हिसाब से है। एंड हम चाइल्ड जो है, चाइल्ड पॉलिसी अगर यूनाइटेड नेशन की, तो वहाँ पे 18 ईयर एक बेंचमार्क रखा जाता है। हमारी कंट्री में भी कई सारे जो लॉज है ना, वो 18 कंसिडर करते हैं चाइल्ड को। कई सारे ऐसे लॉज है जो 14 कंसिडर करते हैं, कई सारे ऐसे लॉज है जो 15 कंसिडर करके चलते हैं। पर याद रखना, चाइल्ड एक्ट जो है हमारी कंट्री का, जो 2005 के पॉलिसी के हिसाब से 2007 के एक्ट के हिसाब से बना था, उसमें चाइल्ड को 18 ईयर ही घोषित किया गया है। उसमें उसके 2 बेंचमार्क डिफाइन किए गए हैं, एक 0 से लेकर 16 ईयर, एक 16 से 18। इनके लिए अलग अलग पनिशमेंट दी जाती है। बेसिकली रिहेबिलिटेशन ही किया जाता है, लेकिन प्रोसेस रिहेबिलिटेशन का एक कमेटी के थ्रू जाता है जो बताता है कि ये जो पर्सन है, कई बार क्या होता है छोटा है, बड़ा है, किसी को बाद में मेच्योरिटी प्राप्त होती है, एनीवे इस तरीके से। ठीक है। फॉर हिंदू सेक्शन 5/3 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 सेट 18 ईयर। हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 का 18 ईयर एज मिनिमम एज एंड ब्राइड के लिए 21 ईयर है। एंड चाइल्ड मैरिज आर नॉट इलीगल बट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द माइनर इन द मैरिज। मान लीजिए अगर किसी माइनर की मैरिज जो है हो जाती है फॉर एग्जांपल, लेकिन वो इलीगल नहीं है, याद रखना, चाइल्ड मैरिज आर नॉट इलीगल बट कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड एट द रिक्वेस्ट। अगर खुद माइनर ही बोलेगी मुझे ये शादी नहीं करनी है, मेरे माँ बाप ने मुझे ज़बरदस्ती करवा दी है, इवन वो मेजोरिटी मतलब एक मेच्योरिटी अटेंड करने के बाद आफ्टर 2 ईयर ऑफ द मैरिज को एनल कर सकता है। ओके। द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954। और इसमें फ़ायदा क्या होता है, अनलमेंट क्यों चाहते हैं हम? इससे तो तलाक ले लीजिए, लेकिन अगर तलाक हो जाता है तो एलिमनी देनी पड़ती है, तो इस वजह से अनलमेंट ज़्यादा मतलब प्रेस्क्राइब्ड है या फिर फेवर करते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 ऑल्सो प्रेस्क्राइब। ये दोनों ही आपकी 18 एंड 21, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट में हो या फिर हिंदू मैरिज एक्ट में हो या फिर जो लॉ है अदर, उसमें भी इसको 18 और 21 ही उम्र है। लेट्स से द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी। सी, जीएसटी की बात करते हैं तो इसके द्वारा आर्टिकल 279A को ऐड किया गया था। पहली बात तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। ओके। और जो जीएसटी है, जीएसटी काउंसिल का गठन 279 के हिसाब से किया गया थ्रू 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट हेयर दैट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये तो ठीक है, मैं कुछ बताना चाहती कि जो ये काउंसिल है ना, इसकी जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेटरी है, जरूरी नहीं फाइनलाइज होगा। तो लेट्स सी। और इसमें क्या क्या ऐड किया गया, बहुत सारे टैक्सेस को ऐड कर दिया, लेकिन क्या क्या छोड़े हैं। फॉर एग्जांपल स्टैंप ड्यूटी को छोड़ दिया गया, स्टैंप ड्यूटी नहीं कवर्ड है, लिकर नहीं कवर है, स्टडी मटेरियल मतलब एजुकेशन नहीं कवर्ड है, और पेट्रोलियम नहीं कवर्ड है, राइट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं कवर्ड है। खैर, जीएसटी की बात करते हैं कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 292, मैंने बताया नहीं। जीएसटी जो काउंसिल है वो 279A, और अगर हमने इसको बाद में ऐड किया तो इसमें कहीं ना कहीं ABC इसी तरीके से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं तो 239AA ऐड किया जाता है ना, लाइक दैट। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016। नहीं, ये 2017 में ऐड किया गया था। आई थिंक ये गलत होगा, बी सही है भाई, 2016 में ही ऐड किया, लेकिन 1 जुलाई की 2017 को हम क्या मना रहे हैं, जीएसटी डे मना रहे हैं। हम रिलीज हुई 2016 सही है। इट चेयर बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, तो यस सी बिल्कुल सही बात है। जीएसटी काउंसिल की डिसीजन बॉडी 279A को ऐड किया गया, और यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को चेयर करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये पैंगसो वैली, ये मैंने आपको बता रखा है। पैंगसो वैली देखो, अगर ये लद्दाख है ना, लद्दाख है, ये वाला जो एक्साई चीन है ना, यहाँ पे एक आपका चुशुल नाम का रीजन, चुशुल वैली कह लीजिए, उसके साउथ में बिल्कुल चाइना बॉर्डर के पास, जस्ट सेकंड इसको मैं थोड़ा सा काट दे रही हूँ, यहाँ पे जस्ट ये हो गया, ये है आपकी सेंगपो लेक, ठीक है। ओके। और इसको याद रखना है कि सेलाइन वाटर लेक है, सेलाइन मतलब ब्रैकिश वाटर है यहाँ पे, और टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी हुई है। ओके। और सॉल्ट वाटर लेक बिल्कुल सही बात है, चुशुल वैली के पास है। क्यों ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1964 के टाइम पे ये जो एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। अगर मैं आपको दिखाऊँ, यू कैन सी हियर, यहाँ पे सेंगपो लेक आपको दिखाई दे रही है। ओके। और यहाँ पे 2 लॉबी हैं, रेचिन एंड रेजांग, और ये जो बॉडी है ये सेंगपो लेक है, यहाँ पे चुशुल है, ठीक है। और नीचे एक आपकी स्पेंगूर लेक भी है। इंडिया इज नाउ डोमिनेटिंग हाइट साउथ ऑफ द सेंगपो लेक, मतलब जो आपकी सेंगपो है, जस्ट अ सेकंड, जो सेंगपो लेक है उसका जो साउथ का रीजन है, ये वाला रीजन बेसिकली ये इंडिया अभी जो है इसको कंट्रोल करते हैं।
इंक्लूडिंग रेचिन ला, वो जो रेचिन और रेजांग है, रेचिन और रेजांग कैसे याद रखोगे, सी और जेड, सी पहले आता है और जेड बाद में आता है, और इसी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं क्योंकि सेम स्पेलिंग्स है। इट इज़ नॉट डोमिनेटिंग हाइट साउथ ऑफ द सेंगपो लेक इंक्लूडिंग रेचिन एंड रेजांग ला। फायरिंग वाज रिपोर्टेड एट द LAC, तो कई बार होती रहती है। ओके, आगे बढ़ चलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डी यहाँ पे सही है। येस, टीथी सिंगलिन जब हुई थी तब ये बनी थी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sangpol is strategically crucial as it's very close to the Chushul Valley, which was one of the battlefield during 1962 war between India and China। और ये जो है टैथी जियो सिंक्लिन की वजह से बनी है, और एक सॉल्ट वाटर लेक, कैसी रिलेटेड, सॉल्ट वाटर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो आपको क्या याद आना चाहिए, SCO याद आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नहीं, SCO याद नहीं आना चाहिए, ब्रिक्स याद आना चाहिए, है ना। SCO का कोई बैंक है नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है ना। ब्रिक्स का ये बैंक है, कौन सा, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स में 5 कंट्री 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया था। क्या ये बिग डील है? नहीं, बिग डील ये है बच्चों कि इसमें अभी 2 मेंबर और ऐड किए, शायद 3 मेंबर और ऐड किए गए, एक तो बांग्लादेश, उरुग्वे और UAE। इस वजह से इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स में ये ऐड किए गए हैं। खैर, इट इज़ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स नेशन। यस, और इसमें जो है इक्वल शेयर होता है, शेयर होल्डिंग्स में इक्वल है, तो ये गलत हो जाएगा। इंडिया द लार्जेस्ट शेयर, नो। इट्स हेडक्वार्टर इन शंघाई, चाइना। याद रखना कि वैसे जो चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है, लेकिन शंघाई जो है, यस, इसका जो हेडक्वार्टर है शंघाई के अंदर है, और जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग के अंदर में, राइट। तो ये यहाँ पे सही है, फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन सी है। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो ऑपरेट करता है ब्रिक्स नेशन। एंड 5th जो ब्रिक्स समिट हो रही थी कब, 2013 में, फैटजला, है ना। ओके, हाँ, तो इसको एक गठन का लॉन्च मतलब वो का मतलब रिकमेंड किया गया था कि ऐसे बनना चाहिए, लेकिन 2015 में जब ब्राज़ील के अंदर मीटिंग हुई थी, कहाँ पे, फोर्टलेजा में, तब इसकी गठन मानी जाती, कब, 2015 में। ओके, याद कैसे रखोगे भाई, क्योंकि देखो कभी भी सभी के साथ 10 भी जो इम्पोर्टेंट है, 15, 20 और 25, क्यों इम्पोर्टेंट मैं बताती हूँ। 25 तो अभी नहीं है, 2025 है बेसिकली भी। देखो अब यहाँ पे 2010, एक मिनट, 2010 लगा दिया, 2015 लगा दिया, 2020 लगा दिया। 2020 में किसके पास अध्यक्षता थी, इंडिया के पास थी। 2015 में किसके पास थी, ब्राज़ील के पास थी, और यहाँ पे ही हमारा NDB का कंसेप्ट आ गया। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ना, ज़्यादा ईजी रहेगा, मतलब हर 5-5 साल बाद कुछ ना कुछ हुआ है। इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना के अंदर है। NDB जो है स्टेटस, यूनाइटेड नेशन जो है इसका ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है। वोटिंग की बात करते हैं तो सभी के पास इक्वल वोट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेशनल स्टैट्यूटरी एडवाइजरी काउंसिल। आई अगेन रिपीट, नेशनल स्टैट्यूटरी एडवाइजरी काउंसिल। ओके, पहली बात तो नेशनल है, नेशनल लेवल पे स्टार्टअप के लिए एक एडवाइस देती है, उसकी काउंसिल है। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, आपको बताना कौन सा करेक्ट है बेसिकली। इट इज़ इंडिपेंडेंट बॉडी, ओके, कॉन्स्टिट्यूट टू गिव एडवाइस टू इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इशू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली टू द प्राइम मिनिस्टर। सेकंड, और वैसे ऐसा ही काम करने का जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी करता है ये काम, है ना। और जो पार्लियामेंट्री अफेयर है उसके कैबिनेट को हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं, फिर ये कह लीजिए कि PM को जो सेक्रेटेरिएट है उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम से जाना जाता है। और ये हाईएस्ट सिविल सर्वेंट नहीं होता है, क्योंकि वो कैबिनेट को जो हेड करता है ना, कैबिनेट सेक्रेटरी हाईएस्ट सिविल सर्वेंट माना जाता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का भी अध्यक्ष करता है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉजिक प्लानिंग बजटिंग पर्पज, तब नीति आयोग सर्व एज ए नोडल एजेंसी फॉर NASC। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही, तो दोनों के दोनों गलत है। देखो हमारा DPIIT डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में इसको गठन किया गया है बस। और तो नीति आयोग वैसे ही गलत हो जाएगा, तो जो इसका सेक्रेटेरिएट वगैरह एडवाइस देने का काम करे तो इन्हीं मिनिस्टर को करेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। औरंगजेब के बारे में पूछा जा रहा है, पता नहीं क्यों औरंगजेब यहाँ पे आ गया। खैर, इट इम्पोज जजिया ऑन हिंदू, याद रखिएगा ये हिंदू तो था ही था, हिंदू पे इन्होंने जजिया कर को जो है लगाया था, ये भी ठीक है। औरंगजेब के द्वारा ही और इसके ही जो सक्सेसर था फरुख शियार के द्वारा भी जो जजिया लगाया गया था, लेकिन औरंगजेब ने जो जजिया लगाया तो हटाया किसके द्वारा गया था, तो बहादुर शाह जफर, मतलब अगला ही इसका जो बेटा था ना, आई थिंक वो 68 की उम्र में जो है राजा बना था, और उसके द्वारा इसको लगाया गया था। यस, बिल्कुल सही बात है। इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नक्शबंदी सूफी ऑर्डर, तो ये भी सही है। ही बैंड द यूज ऑफ अल्कोहल गैम्बलिंग एंड म्यूजिक फ्रॉम द एम्पायर, बिल्कुल सही बात है। इवन जो ये अपना खर्चा था ना, वो खुद जो कलमा वगैरह लिखते थे, जो पोएम वगैरह होती है, उसको लिख के ही जो पैसे उससे मिलते थे उसी से ही अपना गुजारा किया करते थे। बहुत अच्छे पर्सनैलिटी थे, बस इनकी थोड़ी जो नीति थी वो थोड़ी सी कट्टर थी। औरंगजेब की बात करते हैं, 6th मुगल एम्परर है, रूल्ड मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्ट्री फॉर हाफ अ सेंचुरी। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आलमगीर, वर्ल्ड कॉन्क्वायर, एंड जहांगीर का मतलब यही होता है वर्ल्ड कॉन्क्वायर, राइट, या फिर यूनिवर्स का कॉन्क्वायर, जहाँ
पूरे जहाँ का, पूरे वर्ल्ड का कॉन्क्वायर। इट ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नक्शबंदी सूफी ऑर्डर। औरंगजेब जो है उनके दौर अल्कोहल, गैम्बलिंग वगैरह पे बैन किया गया था। एंड म्यूजिक, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश अंडर हिम एंड नो मोर अबाउट। अच्छा, एक बात और याद रखना, मान लीजिए अगर आपको आफ्टर मुगल याद करने हैं तो क्या याद रखोगे, BJP, ठीक है, BJP, बी को F बनाना है ना, और फिर है आपका मासब, मासब बताते हैं। देखो सब तो मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा मैं बताते हैं। बहादुर शाह जफर, ठीक है, जलंधर शाह, फर्रुखसियार, ओके, मोहम्मद शाह रंगीला और आलमगीर सेकंड, है ना, और आलमगीर के बाद था अहमद शाह, नहीं, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह और आलमगीर सेकंड। फिर उसके बाद आता है शाह आलम सेकंड, उसके फादर थे उसके मतलब अकबर सेकंड, जिसके द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी किसको, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को। बी है बहादुर शाह जफर सेकंड, ओके, इनकी कब्र यंगून के अंदर है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, मेरे हिसाब से रिपीटेड क्वेश्चन है, तो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे ऑप्शन सही है। लेट्स बी थर्ड एंड फोर्थ, ये ऑलरेडी यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, बाकी आप पढ़ लेना, करा चुकी मैं कई बार। अच्छा, इसमें से बताना नोट करेक्ट, ये भी वैसे मैं करा चुकी, लेकिन ये मैं करा दे रही। फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट, आपको नोट करेक्ट बताना है, कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता है। देखना बहुत अच्छी चीज स्टेटमेंट है। फंक्शनल क्रोमोसोम कैन बी क्रिएटेड बाय ज्वाइनिंग सेगमेंट ऑफ DNA टेकन फ्रॉम सेल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। मान लीजिए यहाँ पे एक स्पीसीज है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे गाय है, ओके, और इंसान है, दोनों डिफरेंट स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या गाय का DNA हमारे अंदर जा सकता है, ये बताना, स्पीसीज का डिफरेंट है। सेकंड देखते हैं, पीस ऑफ आर्टिफिशियल फंक्शनल DNA कैन बी क्रिएटेड इन लेबोरेटरी, मतलब जो DNA है उसके हम उसको लेबोरेटरी में क्रिएट कर सकते हैं, खुद बताइए। नंबर थर्ड देखते हैं, नंबर थर्ड की अगर हम बात करें, क्लस्टर ऑफ DNA टेकन आउट ऑफ फ्रॉम एन एनिमल सेल कैन बी मेड टू रेप्लिकेट आउटसाइड अ लिविंग सेल इन लेबोरेटरी। फॉर एग्जांपल DNA हमने कहीं से लिया, ठीक है, क्या हम इसको लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं? सेकंड थर्ड कुछ सही लग रहा है। नंबर थर्ड देखते हैं, सेल टेकन आउट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल कैन बी अंडरगो सेल डिवीजन इन लेबोरेटरी पेट्री डिश। तो सही बात है भाई, जो हमारा प्लांट है, एनिमल है, वहाँ से सेल लिया, ओके, उसका DNA लिया, उसको लेबोरेटरी में ले गए, उसको बना दिया। क्या उसको हम करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन क्या नहीं करा सकते? तो पहले डिफरेंट स्पीसीज में हम जो है DNA की ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इज इंटेंस डिफिकल्ट टू इनविसाज हाउ दिस कैन बी अचीव्ड बिकॉज इट इज वन ऑफ द थिंग टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड क्वाइट अनदर टू इट मेक इट फंक्शनल। ऑप्शन बी इज आर्टिफिशियल, ये सारे के सारे सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है शायद। RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी पॉपुलरिटी लास्ट फ्यू डेज में की है, इसका रीजन क्या है? RNA क्या है बेसिकली? इट इज यूज इन डेवलपिंग जीन सेलेंसिंग थेरेपी, इट कैन बी यूज इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। नंबर थर्ड देखें, इट कैन बी यूज टू डेवलप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस क्रॉप प्लांट दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजन। तो आपको बताएं क्या इसमें से सही है। देखो, जब हम RNA इंटरफेरेंस की बात करते हैं तो ये जो है कुछ जो जीन होते हैं उसको साइलेंस करने में हेल्प कर सकते हैं। इट कैन बी यूज इन डेवलपिंग थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ये गलत है। ये जो है हार्मोन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी में हेल्प कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस प्लांट क्रॉप दैट आर रेजिस्टेंट टू वायरल पैथोजन। इवन ये न्यूज़ में ही इस वजह से था क्योंकि हम प्लांट की कुछ स्पीसीज का जो DNA वगैरह है उसको हम बना सकते हैं, और ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है शायद, है ना, 2019 का ये क्वेश्चन है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एक काम करते हैं अगले दिन का भी हम डिस्कस कर लें क्योंकि आज 22 तारीख है, और जस्ट अ सेकेंड, ओके, 21 मई का भी आज हम डिस्कस कर ले रहे हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, कंसीडर कीजिए फॉलोइंग स्टेटमेंट को। फॉर अ कंट्री टू बी डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री द वाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ ऑल द 3 काइंड हैज़ टू बी स्टॉप्ड। पहले स्टेटमेंट ये है। सेकेंड, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री इन जनवरी 2017 आफ्टर 3 ईयर of 0 cases. नंबर थर्ड देखें, एज ऑफ टुडे वाइल्ड पोलियो वायरस इज एंडेमिक ओनली इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो मेरे हिसाब से देखो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अगर हम सेकंड के बेसिस पे कुछ आंसर निकल पाए तो सेकंड यहाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं, एज ऑफ इंडिया, तो याद रखना भाई पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट एंडेमिक सेंटर है फॉर पोलियो ट्रांसमिशन। And for a country to be declared polio free, the wild transmission of all the 3 kinds has to be stopped. फिर we can say that Afghanistan, Pakistan could not be declared as the पोलियो फ्री। इवन पूरा वर्ल्ड जो है इन्हीं का ही इंतज़ार कर रहा है कि कब ये जो है एलिमिनेट करें और कब जो है ये एलिमिनेट करें और कब जो है पूरा वर्ल्ड पोलियो फ्री हो, है ना, क्योंकि एक अच्छा लगता है। देखो ये WHO का ही कोशिश का नतीजा है। जब WHO को पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड से हमने एक डिजीज़ को एलिमिनेट कर दिया है, इन्होंने 2 डिजीज़ को कोशिश की एलिमिनेट करने की, एक तो रिंडरपॉक्स था और एक चिकन पॉक्स हुआ करता था, है ना। तो थर्ड पोलियो भी अगर हो जाता है
तो कितनी बड़ी अचीवमेंट की बात है। हम ये कह सकते हैं कि 3 या 4 चीज़ें जो है WHO ने अचीव किया, अदरवाइज तो इसकी जो निंदा है या फिर ये कह लीजिए इंटरनेशनल लेवल की जो इंटरनेशनल बॉडी की निंदा है वो करते ही रहते हैं किसी न किसी वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है बेसिकली। जस्ट अ सेकेंड। तो डी है बच्चों, ये WHO एंड UN यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। और याद रखना कि यूनिसेफ के द्वारा ही अभी सचिन तेंदुलकर को गुड विल एम्बेसडर के तौर पे चुना गया है। ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ हैज़ रिलीज द फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, व्हाट इज असिस्टिव टेक्नोलॉजी? असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? ये कोई भी आइटम हो सकती है या फिर कोई भी पीस हो सकता है किसी भी इक्विपमेंट का, या फिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता है, या प्रोडक्ट सिस्टम हो सकता है जो हेल्प करे डिसेबल पर्सन को डिसेबिलिटी इंक्रीज मेंटेन और इम्प्रूव दे फंक्शनल, मतलब डिसेबिलिटी को ट्रीट करने में ये हेल्प करे या फिर इनको असिस्ट करे, बेसिकली उससे रिलेटेड है। राइट, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है जैसे प्रोस्थेटिक्स, ब्रेसेस। और याद रखना अब कदम नाम का एक प्रोस्थेटिक है ना, प्रोस्थेटिक ही IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। राइट, पूछा जा सकता है। विथ रेफरेंस टू द गवर्नेंस इंडिकेटर, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है भाई, द वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर आर पब्लिश्ड एनुअली बाय द फोरम फॉर अ न्यू वर्ल्ड गवर्नेंस। सेकेंड देखते हैं, WGI प्रोवाइड अ रैंकिंग ऑफ 215 कंट्री बेस्ड ऑन 6 डायमेंशन ऑफ गवर्नेंस। इंडिया की जब हम बात करते हैं, WGI स्कोर जो है बहुत कम है BBB मीडियन से उन 6 इंडिकेटर पे। तो सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे सही है बच्चों, फर्स्ट गलत है। लेट्स सी क्या है ये। वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर को लॉन्च किया जाता है। और लॉजिस्टिक रिपोर्ट और डेवलपमेंट रिपोर्ट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये वर्ल्ड बैंक ही जारी करता है। और ये जो है 215 कंट्रीज़ का ये डेटा है। इसमें 6 चीज़ें हैं, वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नेंस इफेक्टिवनेस, रेगुलेटरी क्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, कंट्रोल ऑफ करप्शन, लाइक दैट। ठीक है, इंडिया WGI का स्कोर जो है बहुत कम है, जो हमारा मीडियन है इन चीज़ों का उससे बहुत ज़्यादा कम बैठता है। यस, ये भी सही है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आपको बताना कौन सा करेक्ट है। स्टारलिंक इंटरनेट प्रोजेक्ट के बारे में है। सी, इसमें कोशिश की जा रही है कि लो अर्थ ऑर्बिट पे, क्या लो अर्थ ऑर्बिट पे बहुत सारी सैटेलाइट को डाला जा सके, वहाँ पे इंस्टॉल किया जा सके बेसिकली, एंड उसकी हेल्प से बेसिकली क्या किया जाए, जो धरती पे इंटरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश की जाए। ओके, और अप्रोक्सीमेटली 60,000 जो सेटेलाइट है, टारगेट है। ये प्रोजेक्ट जो इलॉन मस्क का है और इनका मेन एम ये है कि पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड। ओके, तो आपको बताना कौन से यहाँ पे सही। लेट्स सी, इट इज़ अ सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। ठीक है, बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय गूगल, ये भी वैसे ही गलत हो जाता है क्योंकि स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला या फिर SpaceX का है फॉर एग्जांपल, टू प्रोवाइड लो कॉस्ट एंड रिलायबल स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस। ये स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन बस गूगल यहाँ पे अगर गलत लिखा हुआ है। द कॉन्स्टलेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1000 ऑफ मास प्रोड्यूस्ड स्मॉल सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। तो ये सी बिल्कुल सही बात है, तो बी यहाँ पे सही है। SpaceX का ये बच्चों प्रोग्राम है। स्टारलिंक इज़ वन ऑफ द सेवरल ऑनगोइंग एफर्ट टू स्टार्ट बीमिंग डेटा सिग्नल फ्रॉम स्पेस। अंडर दिस प्रोजेक्ट 12,000 सैटेलाइट को पहुंचाया जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वॉयेजर मिशन के बारे में। सी, अभी तक 2 वॉयेजर मिशन को हमने भेजा है। मेन एम क्या है वॉयेजर मिशन का? पूरी यूनिवर्स की स्टडी करना। बेसिकली यहाँ पे कोई प्लैनेट वगैरह पर फोकस नहीं दिया जाता, या फिर कह लीजिए सभी प्लैनेट पे फोकस दिया जाता है, या फिर कोई भी प्लैनेट पे फोकस नहीं दिया जाता है, बट स्पेस को स्टडी किया जाता है। अब स्पेस में सभी चीज़ है, प्लैनेट है, एस्ट्रॉयड है, कॉमेट है। ठीक है, ओके। Voyager 2 was launched 16 days before its twin Voyager 1, मतलब Voyager 1 को जो है बाद में छोड़ा गया था। कितने दिन बाद? 16 दिन बाद, क्योंकि इसमें कुछ खराबी वगैरह होगी होगी शायद। द प्राइमरी मिशन ऑफ Voyager 1 was टू एक्सप्लोर जुपिटर, सैटर्न और सैटर्न के मून एंड टाइटन। तो दोनों के दोनों बच्चों सही है। वॉयेजर मिशन की बात करते हैं, ये 1970s में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा। ओके, इसका मेन एम क्या था? जो आउटर प्लैनेट है, जो जोवियन प्लैनेट है बेसिकली, उनकी स्टडी करना। ओके,
Voyager first departed Earth on 1977, a few days after Voyager second and left out our solar system 2013. मतलब ये कि 2003 में ये जो है सस्पेंड हो गया, ख़राब हो गया और पूरे ही सोलर सिस्टम ने इसने पार कर लिया और ये हमारी रेंज से बाहर चला गया बेसिकली। जो इसका मेन एम था, देखते हैं, देखो एम तो बदलते रहते हैं, कुछ लाइक किसके साथ हुआ है, क्योंकि ये डेट नहीं हुआ था तो आउटर स्पेस में पहुंचने के बाद वहाँ की हमने इससे स्टडी लेना स्टार्ट कर दिया। खैर, द मिशन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वॉयेजर इंटरस्टेलर मिशन इज टू एक्सटेंड द NSA and NASA exploration of the solar system beyond the neighborhood of the outer planet to the outer limit of the sun's sphere of influence and possibly beyond, right? बाकी आप इनके बारे में देख लेना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पता होना चाहिए भी वॉयेजर मिशन किसके द्वारा भेजा गया था, क्यों भेजा गया था, अब उनकी फाइंडिंग पता ना हो तो चल रहा है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी क्रिएटेड द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। बताइए भैया इनमें से कौन सी ऐसी ट्रीटी थी जो क्रिएट की गई थी वेट्स एंड मेजर को स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि हाँ भाई 1 किलो का मतलब यही होगा। तो कौन सी ट्रीटी थी बेसिकली जिसके बेसिस पे काम किया जाता है। एक बात तो इसमें ही याद रखनी, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर एंड द सुपरविजन ऑफ द इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट एंड मेजर। तो आपको बताना कौन सी एक कन्वेंशन थी, तो मीटर कन्वेंशन, ठीक है, मीटर कन्वेंशन याद रखना। मीटर कन्वेंशन जो है साइन की थी 20 मई 1875 को और इसी टाइम पे आपका इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बना था ना, लेकिन बाद में इसको यूनाइटेड नेशन के अंदर 1950 में स्थापित कर दिया जाता है। दैट इज द डिफरेंस, लेकिन बन तो पहले ही गया था। खैर, द ट्रीटी क्रिएटेड द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंडर में, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर एंड द इंटरनेशनल कमेटी फॉर वेट एंड मेजर। 1875 में इसको क्रिएट किया जाता है। द फ्रेमवर्क फॉर द कोलैबोरेशन साइंस एंड मेजरमेंट ग्लोबली। मेट्रोलॉजी एक स्टडी होती है मेजरमेंट की, मेट्रोलॉजी, तो मीटर कन्वेंशन याद रखना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नगोर्नो कराबाख टेरिटरी जो है अभी डिस्प्यूटेड थी, है ना, आपको बताना है ये कहाँ पे किस नेशन के बीच में थी। तो शायद ये जो थी नगोर्नो, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है तो अज़रबैजान एंड आर्मीनिया के बीच में हुआ करती थी। बेसिकली एक युद्ध भी हुआ था जिसमें अज़रबैजान जीत गया था तुर्की की हेल्प से, क्योंकि उसने ड्रोन वगैरह इतने अच्छे को प्रोवाइड किए थे, अदरवाइज तो कोई रीज़न नहीं था। लेकिन जो ये कम्युनिटी यहाँ पे बिलोंग करती है ना, वो ये कहती है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के अंडर में नहीं आते, यू कैन सी है। लेकिन वर्ल्ड क्या मानते हैं कि अज़रबैजान का ही रीज़न है और अज़रबैजान ने शायद इसको जीत लिया है। यू कैन सी है अज़रबैजान आर्मीनिया, और इसके बीच में है ये वाला रीजन, किसके पास में, अज़रबैजान के पास में, ज़्यादा पास में पड़ता है, ठीक है। बाकी आप लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट जो है जारी हुई है, तो याद रखना किसके द्वारा जारी की गई, तो इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, उसके द्वारा इसको जारी किया गया। स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया, तो याद रखना ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। Recently, the State of Inequality in India report was released by the Economic Advisory Council to the Prime Minister। इसमें ये हाईलाइट किया गया है कि टॉप जो 1% इंडियन जो बिलियनियर, मिलियनियर या फिर ट्रिलियनियर हैं, वो जो है 1% अकाउंट करते हैं, 6 से लेकर 7% ऑफ द टोटल इनकम अर्नड, वाइल द टॉप 10 जो अकाउंट करते हैं 1/3 ऑफ ऑल इनकम अर्नड। समझ में, देखो जो 10 नीचे के 10% है वो 1/3 इनकम को होल्ड करते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 33%, लेकिन टॉप 1% इटसेल्फ जो है 6 से लेकर 7% होल्ड करते हैं। लेकिन क्या ये एक चिंताजनक है, देखो ये से बच्चों, क्यों, अगर 10% 33 को होल्ड करते हैं फॉर एग्जांपल, अब ये 1% है, अगर हम इसको 10% होना चाहिए था तो 10% कर लिया, 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 से लेकर 70% जो पूरी टोटल इनकम हुआ वो जो है कवर होनी चाहिए थी नीचे के 10 लोगों के। अगर हम देखें टॉप फर्स्ट को छोड़ दे तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को दर्शाता है बच्चे, है ना। अमंग डिफरेंट एम्प्लॉय कैटेगरी द हाइस्ट परसेंटेज वाज सेल्फ एम्प्लॉयड। अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी द हाइस्ट परसेंटेज वाज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर फॉलोड बाय द रेगुलर सैलरी एंड कैजुअल वर्कर। द कंट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम देखें तो 4.8 है, कितने बच्चे, 4.8 है। एंड द वर्कर पॉपुलेशन कितनी, 46.8% है, कितने, 46.8% है, ठीक है। In the area of health infrastructure, there has been a considerable improvement in increasing the infrastructure capacity with the target focus on rural areas. Let's see the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोर्ड के बारे में। एक बात याद रखना, जब भी मुझे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर का ध्यान आता है, 2 चीज़ें, ये तो एक ही फिलहाल याद रखो, एक जो उज्ज्वला स्कीम है
उज्ज्वला स्कीम जो है किसके द्वारा चलाई जा रही है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें गैसों को वितरित किया जाता है, याद रखना। और 1 मई को हमने उज्ज्वला दिवस भी मनाना स्टार्ट किया। ये जो लॉन्च की गई थी 2016 में की गई थी, और उजाला योजना 2015 में लॉन्च की गई थी ना। खैर बी यहाँ पे सही है, बी जो मतलब सेकेंड और थर्ड। बाकी आप लास्ट क्वेश्चन है, मैं करा ही दे रही हूँ। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोर्ड जो है फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सेटअप की गई थी। ऐसा हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन शायद यूपीएससी पूछ चुका है। वन ऑफ द टास्क ऑफ द पीएनबी इज टू इंश्योर कम्पिटिटिव मार्केट फॉर गैस। मतलब इसका मेन टारगेट ये है कि गैस को जो है कम्पिटिटिव बनाना, सभी उसको खरीद पाए, या फिर ऐसा ना हो कि किसी एक पर्सनैलिटी की मोनोपोली हो जाए, किसी एक इंस्टीट्यूशन की मोनोपोली, किसी कंपनी की मोनोपोली हो जाए, लाइक डैट। अपील अगेंस्ट द डिसीजन जो है पीएनबी गो बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो कौन से ट्रिब्यूनल के पास जाएगा? तो इलेक्ट्रिसिटी वाले ट्रिब्यूनल के पास जाएगा।